नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग शाम का जो सेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा भर गए थे, बहुत ज्यादा जा भी नहीं रहते, इतना मुश्किल से भगा के आना पड़ा। पेशेंट लोग जो रहते हैं ना उनको ज्यादा बात करने का मन करता है, और मैंने उनको कहा कि मेरे को जाना है, तब भी वो जा नहीं रहते। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया। अभी मैं सुश्रुत संहिता का जो पहले हमने कल पढ़ लिया था, आर्तव का, दुष्टि का, अलग अलग आर्तव दुष्टि का हमने पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे वाला पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा डाउनलोड हो रहा है। हिंदी वाला, संस्कृत वाला तो आ गया है। आप लोग को स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अभी आ जाएगा, 1 मिनट में आएगा। अगर संस्कृत वाला पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, मैं अर्थ बता सकता हूँ। हिंदी वाला अभी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक हम संस्कृत वाला पढ़ते हैं। इसमें ये बताया कि दोषैरावृत्त मार्गत्वात् आर्तवम नश्यति स्त्रियः तत्र मत्स्य कुलत्ताम्ल तिल माश सुराहितः। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जब दोषों का आवरण हो जाता है, आवरण होने से मार्ग 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 का जो आर्तव स्रोत है उसका आवरण हो जाता है दोषों की वजह से, तो आर्तव नष्ट हो जाता है स्त्रियों में। तब उसमें क्या करना चाहिए? कृपा से कृपया म्यूट रखिए। आचार्य जी आज की कक्षा का शुभारंभ करें। कृपया म्यूट रखिए आप लोग, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, म्यूट रखिए। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ। जब मार्ग का आवरण हो जाता है और उसके वजह से जब अमेनोरिया जैसी कंडीशन आ जाती है, तो उसकी चिकित्सा यहाँ पे बताई है कि मछली खाने को देना है, कुल्थी देना है, अम्ल रसात्मक द्रव्य देने हैं, तिल देना है, माश देना है, उड़ीद और सूरा देना है, ये हितकारी होता है, ये बताया है। तो हम यहाँ पे यही चीज हिंदी में पढ़ेंगे। तो वीणा में पढ़ेंगी नष्टार्थव का कारण और उसकी चिकित्सा। हाँ सर, पढ़ती हूँ। हाँ, श्लोक से पढ़िए 23 नंबर का। दोषैः आवृत्तमार्गत्वात् आर्तवं नश्यति स्त्रियः तत्र मत्स्य कुलत्थ आम्ल तिलं माशसुराहिताः पाने मूत्रम उदश्चिश्च दधिषुक्तम च भोजने। नष्टार्तव का कारण और चिकित्सा। वात और कफ दोषों आर्तव वाहिनी शिराओं का मार्ग रुक जाता है तो नष्टार्थ होता है। इसके लिए भोजनार्थ मछली, कुल्थी, खट्टे पदार्थ, तिल, उड़द, मद्य, गोमूत्र, छाछ, दही और सिरका देना चाहिए। विमर्श। यहाँ दोषही पद से वात और कफ या द्वंद्व से संबंध है। पित्त का संबंध होने से आर्तव की अति प्रवृत्ति होती है। मत्स्य कुल
इत्यादि पदार्थ भी वात और कफ दोष है, वे पित्त दोष का हरण नहीं करते। इससे भी यह सिद्ध होता है कि नष्टार्थव के लिए वात और कफ ये ही दो दोष कारण होते हैं। उदश्चित यानी छाछ पानी दही में मिलाया हुआ रहता है। नश्यति ऐसा कहने से आर्तव बिल्कुल नष्ट हो जाता है ऐसा नहीं, किंतु निकलता हुआ दिखता नहीं, इतना ही इसका अभिप्राय है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आप लोगों के पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे जो प्राइमरी एमेनोरिया के पेशेंट होते हैं या सेकेंडरी एमेनोरिया के पेशेंट होते हैं, उसको आयुर्वेद की भाषा में नष्टार्तव ऐसा संज्ञा दिया गया है। तो नष्टार्तव के पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनका मेंसेस ही नहीं आ रहा है। तो आर्तव जनन के लिए क्या दवाइयां बताइए? ये आप लोग केवल दिमाग में कुछ फॉर्मूला रहता है कि तिल का काढ़ा और गुड़ देना है, लेकिन जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें और भी चीजें मिलती है। इन्होंने देखिए कितना बताया कि जब वात और कफ दोषों से आर्तव यानी सिराओं का मार्ग रुक जाए तो नष्टार्तव होता है। यहाँ पे आवरण जन्य संप्राप्ति है, मार्ग रुका हुआ है, तो उसके लिए अगर कफ है, कफ और वायु ने सुखा दिया है वो रास्ते को, तो क्या देना है? अभिसंधी चीजें कुछ देनी है, जैसे मछली खाने को देना है। और ये ना जो भी बताया है ये प्रैक्टिकली प्रूवन है कि इससे रिजल्ट आता है। जितना मछली खाएंगी वो लड़कियां, उनको मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं। कुल्थी खाने को देना है, खट्टे पदार्थ खाने को देना है, तिल देना है, देखिए तिल यहाँ पे आया है, उड़ीद देना है, मद्य अगर पी सके। अब वो किस तरह का मद्य है? वो उस जमाने में मद्य कल्पना, जैसे कल डॉक्टर वो सरदार जी ने बताया था कल कि एक पेशेंट को रम पिलाया तो उसको वो पूरा डायूरेटिक का काम किया और सारा स्नेक पॉइजन निकल गया। सांप ने काटा था और वो किडनी फेल हो गया था, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया था, डायलिसिस कर रहे थे वो सारे डॉक्टर, 10-15 लाख रुपए लग गए। तो आर्मी के किसी ने बताया कि आप रम पिला दीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो मद्य कल्पना का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, हमारे ग्रंथों में बताया है। और गोमूत्र देने के लिए भी बोला है, गोमूत्र से भी कफ का मार्ग निकल जाएगा, कफ निकल जाएगा, वहां से वायु का अनुलोमन हो जाएगा। छाछ मतलब तक्र देना है, दही देना है और सिरका विनेगार देना है, इससे नष्टार्थव ठीक होता है। अब ये भी अति सर्वत्र वर्जित, क्या चीज को बहुत ज्यादा नहीं देना है वो भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे खट्टे पदार्थ बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो वो भी कितना मात्रा में दे रहे हैं हम लोग। अगर बहुत ज्यादा खट्टा देंगे तो पित्त ना बढ़ जाए, स्किन प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा खट्टा का प्रमाण होना चाहिए कि मेंसेस आ जाए, उतने दिन तक देना चाहिए। विमर्श में बोले कि यहाँ दोषी पद से वात और कफ या द्वंद्व से संबंध है। पित्त का संबंध होने से आर्तव की अति प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पित्त वर्धक सारी चीजें हैं। जैसे कुल्थी है वो उष्ण होता है, कटु कटु उष्ण, तो वो पित्त बढ़ाता है। खट्टे पदार्थ भी पित्त बढ़ाता है, तिल भी पित्त बढ़ाता है। जितना पित्त का द्रव गुण बढ़ेगा उतना आर्तव अच्छे से आएगा, क्योंकि आर्तव मेन किससे बना है? रसास्तन्यम, रक्त से बना हुआ है आर्तव। तो रक्त कैसे बढ़ेगा? तो थोड़ा पित्त भी बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आर्तव को बनाना है, इसलिए उड़ीद, मद्य, गोमूत्र, ये सब जो है ये एक तो कफ की भी संप्राप्ति को भंग कर रहा है। कफ जो श्लिष्ट कफ है, लीन कफ है, उसको निकाल रहा है, मार्गावरोध को दूर कर रहा है, वायु का अनुलोमन कर रहा है, इसलिए ये सारी चीजें। मत से कुल्थी इत्यादि पदार्थ भी वात और कफ दोष हर है, ये पित्त दोष का हरण नहीं करते हैं मछली और कुल्थी। इससे ये सिद्ध होता है कि नष्टार्थों के लिए वात और कफ यही दोष कारण होते हैं। पित्त का संबंध से आर्तव की अति प्रवृत्ति होती है, ये बस बता दिया। लेकिन इसमें कुछ द्रव्य हैं जो कफ और वायु का शमन करते हैं, ऐसा बताया। छाछ में आधा पानी दही मिलाया हुआ रहता है। नश्यति ऐसा कहने से आर्तव बिल्कुल नष्ट हो जाता है ऐसा नहीं, किंतु निकलता हुआ दिखता नहीं है, मतलब स्कैंटी है या फिर वो आर्तव की प्रवृत्ति होती है, ऐसे हो रहा है, ओवल्यूशन हो रहा है, लेकिन वो दिखता नहीं है। इतना ही उसका अभिप्राय। मतलब इसमें ये बता रहे कि मेनोपॉज नहीं हुआ है वहां पे, आर्तव वाहिनियां अवरुद्ध हैं, ऐसा होता है। ये हमें कंसिडर करके फिर चिकित्सा करनी चाहिए। तो इतने सारे ऑप्शन मिल गए अभी। नहीं तो आप लोग सुनते होंगे कि बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट क्या बताती हैं मैडम लोग कि तिल का काढ़ा और गुड़ दीजिए, मैं भी ऐसे बताता था, लेकिन ये देखने से मुझे और अच्छी चीज आइडिया आ गया। नहीं तो ग्रंथिरज फॉर्मूला दीजिए, ताप्य दिलो, नवायस लो, पुष्प धनवा रस, घी पिलाइए, मात्रा बस्ती दीजिए, हम यही सब बोलते थे। लेकिन ये देने से आर्तव जनन होता है, ये एक चीज नया चीज हमें प्रैक्टिकल सीखने को मिला। अब इसकी टीका पढ़ेंगे। वीना मैम आप टीका पढ़ेंगी? जो श्लोक पढ़ता है उसी को मैं टीका पढ़वाता हूँ। हाँ अच्छा सर, एक मिनट रुकिए, आपको ना एक और श्लोक पढ़ना पड़ेगा, नष्ट रक्तवत तक,
और श्लोक पढ़ना पड़ेगा, रुकिए। हाँ, ये 24 वाला भी श्लोक हिंदी वाला पढ़िए, फिर हम इसकी टीका पढ़ेंगे साथ में। क्षीण आर्तव की चिकित्सा। क्षीणम अब वो पहले बताया अमेनोरिया, यहाँ पे स्कैंटी मेंसेस है, क्षीण है, आर्तव आ रहा है लेकिन थोड़ा कम मात्रा में आ रहा है। जी पढ़िए। क्षीणम प्रागृतं रक्तं सलक्षणचिकित्सितं तथा अप्यत्र विधातव्यं विधानं नष्टरक्तवत्। क्षीणार्तव की चिकित्सा, क्षीणार्तव के लक्षण तथा चिकित्सा पूर्व। यह सूत्र स्थान दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानीय अध्याय में दिया है। तथापि नष्टार्तव के सदृश चिकित्सा करनी चाहिए। विमर्श में कहते हैं क्षीणार्तव के निम्न लक्षण होते हैं और उनकी चिकित्सा भी की जाती है। आर्तव क्षये यथोचित कालदर्शन अल्पता वा योनिवेदना च तत्र संशोधनम् आग्नेयान् आश्च द्रव्याणां विधिवत उपयोगः। आर्तव का क्षय होने से योग्य काल में आर्तव का दर्शन नहीं होता है या कम आर्तव होता है और योनि में वेदना होती है, उस समय संशोधन और आग्नेय द्रव्यों का विधि पूर्वक उपयोग करना हितकर है। जी अच्छा, कंचन मैडम आपने एक प्रश्न पूछा है कि दही कैसे। कंचन मैडम आप आइए। कंचन मैडम आपसे डिस्कस करना है। कंचन मैडम शायद मैम अनम्यूट नहीं कर पा रही है। आप घबराइए मत, डिस्कस करना है बस। अच्छा ठीक है, मैं आंसर दूंगा लेकिन पहले आप मेरे से बात करिए तब। आप मुझे बताइए कि वमन के एक दिन पहले हम क्यों दही खिलाते हैं। क्लेदवर्धक, मतलब क्लेद को बढ़ाने के लिए हमें, मतलब कफ को बढ़ाएंगे सीधे। हाँ, कफ का क्लेदन बढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी इसीलिए दही खिलाया जाता है कि वो सूख गया है पूरा, वायु ने सुखा दिया है, वहां पे क्लेदन होना चाहिए। जी, और वो उष्ण भी, दही उष्ण रहता है ना। दही उष्ण रहता है। सर मैं मछली को भी, मतलब मुझे लगता था पहले कि ये कफ और पित्तवर्धक है, तो यहाँ पे मछली भी अगर दिया हुआ है। मछली में मसाले डाल के बनाया गया तो वो तो पित्तवर्धक हो गई ना। लेकिन आप जी, देखिए, वमन के पहले भी हम लोग मछली भात खाने को बोलते हैं पेशेंट को, और दही हाँ भी खाने को बोलते हैं, उड़द का वड़ा बोलते हैं। वो सब अभिसंधी चीज है। वो जैसे कोई सूखा हुआ मल या कोई मिट्टी ऐसे चिपक गया है जमीन पे, तो हम क्या करते हैं, अब वो निकालना है, निकल नहीं रहा, तो हम पानी डालते हैं, पानी डाल के उसको गीला करते हैं, फिर वो निकल, सराटे से मारते हैं, साफ हो जाता है। ऐसे ही जो कफ के वजह से कोई चीज अटक गया है और वायु ने सुखा दिया है, वहां पे क्लेदन होना बहुत जरूरी है, तब वो निकलेगा। सर, बहुत इसलिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, मतलब बहुत ही अच्छा मिला हम लोगों को ये सीखने को। नहीं तो हम सच में वो तिल और गुड़ वहां पे अटके हुए थे अभी तक। जी, अभी आपके पास जब भी एमेनोरिया के पेशेंट आएंगे नष्ट आर्तव के, जिसको एलोपैथी डॉक्टर्स ने कह दिया है कि मेनोपॉज हो गया है, लेकिन उनको हर महीने लगता है कि आ रहा है मेंसेस लेकिन निकल नहीं पा रहा है, उनको आप मछली खाने को बोलिए, मछली भात या फिर दही भात या कुल्थी, ये जो जो चीज है, सूरा मध्य जो भी है, ये सब बोलिए, तिल भी बोलिए, हो जाएगा सब। हाँ, ये पीसीओडी में भी काम करेगा ना सर, जैसे 3 महीने 100%। से अटका हुआ है तो हाँ वो लड़कियों में भी हम दे सकते हैं इसको। हाँ, और ये फूड पीसीओडी। होने की वजह से हम इजीली बोल सकते हैं कि आप ये खाओ करके। हाँ बहुत ही अच्छा सर, थैंक हाँ। यू सो मच। आप और इतना अच्छे से पढ़ाते हो ना कि मतलब अभी ये ध्यान में रहेगा कि हमेशा हमें कोई भी पेशेंट आता है तो हमें इजीली याद आएगा अभी। हाँ, जिस और एक श्लोक यहाँ पे रह गया, पहले मैं हिंदी वाला डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आगे हम टीका भी पढ़ेंगे। हिंदी वाला डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला है कि दोषेरावृत मार्गत्वाद आर्तवम नश्यति स्त्रियः तत्र मत्स्य कुलत्थ अम्ल तिल मास्तुराहिताः पाने मूत्रम उदविश्य दधि सुक्तम च भोजने। मतलब वायु और कफ के वजह से आर्तवाहिनीय सिराओं का मार्ग रुक जाता है, तो नष्टार्तव होता है। उसमें खाने के लिए मछली, कुल्थी, खट्टे पदार्थ, तिल, उड़द, मद्य, गोमूत्र, छाछ, दही और सिरका देना चाहिए। यहाँ दोषी पद से वात और कफ और द्वंद्व से संबंध है। पित्त का संबंध होने से आर्तव की अति प्रवृत्ति होती है। पित्त वाले भी चीजें दी गई हैं यहाँ पे, खट्टे पदार्थ दिया है, सिरका दिया है, विनेगर, कुल्थी भी दिया है, तो पित्त का संबंध होने से। मत्स्य और कुलथ इत्यादि पदार्थ वात और कफ दोषर हैं,
ये पित्त दोष का हरण नहीं करते हैं, लेकिन पित्त तो बढ़ाते हैं। पित्त का शमन नहीं करेंगे, लेकिन पित्त बढ़ा भी देते हैं थोड़ा, मछली और कुल्थी। इसलिए नष्टार्थव के लिए वात और कफ ये दो कारण होते हैं, मेन कारण वही होते हैं। छाछ में आधा पानी मिला हुआ दही रहता है, नश्यति, ऐसा कहने से आर्थव बिल्कुल नष्ट हो जाता है ऐसा नहीं है, किंतु निकलता हुआ दिखता नहीं है, इतना ही उसका अभिप्राय है, इसलिए इसको नष्टार्थव बोलते हैं। आयुर्वेद में नष्ट पुष्पांतक रस ऐसा करके एक दवाई आता है, वो भी देते हैं, नष्ट पुष्पांतक, जहां पे ओवुलेशन नहीं हो रहा है और ये एमनोरिया है, वहां वो देते हैं। इसी तरह से बोल रहे हैं क्षीणम प्रागरीतम रक्तम सलक्षण चिकित्सितम तथा अप्यत्र विधातव्यम विधानम नष्ट रक्तवत। मतलब क्षीणार्थव की चिकित्सा क्या बता रहे हैं यहाँ पे, स्कैंटी मेंसेस है, किसी किसी को आधा दिन ही आ रहा है, एक पैड भी नहीं हो पा रहा है, या एक दिन आता है, ऐसे बहुत ही कम मेंसेस आ रहे हैं, क्षीण आर्तव है। तो क्षीण आर्तव के लक्षण चिकित्सा पूर्व सूत्र स्थान दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञान में दिया गया है, तथापि नष्टार्थव के सदृश इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। या हम अगर सुश्रुत का सूत्र स्थान देखेंगे, उसमें बताया है, चिकित्सा भी बताया और लक्षण भी बताया, एक बार उसको भी देखना चाहिए और इस तरह से भी देखना चाहिए। क्षीणार्थव के निम्न लक्षण होते हैं, आर्तव क्षय यथोचित अकाला दर्शनम अल्पतावा योनि वेदनाम च। मतलब जहां पे जिस टाइम पे आना चाहिए वहां नहीं आता है, अकाला अदर्शनम, काला अदर्शनम उस काल में नहीं आता है, अल्पतावा बहुत कम आता है, योनि वेदनाम च, मतलब जिसको हम डिसमेनोरिया बोल रहे हैं, बहुत पेनफुल मेंसेज आता है, अटक अटक के आ रहा है। तत्र संशोधनम, उस टाइम पे संशोधन करना चाहिए। आग्नेयांच द्रव्याणम, आग्नेय द्रव्य, क्योंकि आर्तवम आग्नेयम शुक्रम सौम्यम, शुक्र सौम्य है, आर्तव आग्नेय है, तो वहां पे हमारे सर बताते हैं कि जब आर्तव का क्षय हो रहा है वहां पे आग्नेय तत्व कम हो गया है स्त्री में, तो हमें आग्नेय तत्व बढ़ाना है। पुरुषों में अगर सौम्य तत्व कम हो गया और उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ गई तो शुक्र का क्षय होता है, वहां पे सौम्य गुण बढ़ाना है। ऐसा ऐसा जो धातु मतलब शुक्र और आर्तव ऐसा बताया, उस हिसाब से चिकित्सा करना, इसलिए यहाँ पे आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करना है, विधिवत उपयोग। ऐसे नहीं है कि आप आग्नेय द्रव्य खिला रहे हैं तो लाल मिर्ची पाउडर रोज खिलाएंगे, ऐसा नहीं है, या गरम मसाले, विधिवत उपयोग, विधि के हिसाब से करना है। इसलिए आर्तव का क्षय होने पर योग्य काल में आर्तव का दर्शन नहीं होता है या कम आर्तव होता है। अब यहाँ पे आग्नेय द्रव्य में हम लोग रजा प्रवर्तनी वटी देते हैं, वो बहुत ही गर्म दवाई है, उसमें क्षार का प्रयोग किया गया है, डायरेक्ट क्षार है वो, तो इसलिए विधिवत उपयोग करना हितकर होता है, ऐसा बताया। चलिए हम लोग इसकी टीका पढ़ते हैं। वीना मैम आप टीका पढ़ेंगी, आप कितना अच्छा पढ़ते हैं मैम। अति प्रवृत्ति लक्षण आर्तवस्य विकृति निर्देश्य प्रवृत्ति लक्षणां चिकित्सितां निर्दिशम आह। दोषैः इत्यादि अत्र दोषाः कफो वायुः वातकफौ च न तु पित्तम्। पित्तवृद्धौ तस्यात् अतिप्रवृत्तिवृद्ध्यो रक्तत्वात् कुलत्थादि वातकफहरद्रव्य द्रव्यावचारणं चारणत्वाच्च नश्यति इति प्रवर्तमानं न तु सर्वथा क्षये याति। अम्लकाञ्जिकं मूत्र यानी गोमूत्रम उदश्चित अर्धोदकम तक्रम शुक्तचुक्रम पुनरुक्ति शंकां निरस्यान्नाह क्षीणम इत्यादि क्षीण सचिकित्सितम अभिहितम तथा अपि अत्रोपादान मैं इसका संधि विच्छेद आपको करके बताता हूँ, एक एक संधि, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। तथा अपि अत्र उपादानात् नष्ट रक्तवत् वन नहीं है वो, त और न का न, तो रक्तवत, नष्ट रक्तवत, फिर है नष्टार्थव विधानम कर्तव्यम, नष्टार्थव विधानम तत्र तथा अपि अत्रोपादान, अत्र उपादान, ऐसे पढ़िए, अत्र उपादान नष्ट उपादानात्, ऐसे पढ़िए, अत्र उपादानात्, तत्र अपि
उपादानात् अत्र बोलिए, नष्ट अत्र छोड़ दिया आपने, तत्र अपि, तथा अत्र हाँ अपि हाँ हाँ, तथा अपि अत्र उपादानात् नष्ट रक्तवन रक्तवत्, नष्टार्थव विधानम हाँ कर्तव्यम रक्त अभी, तप्तम। हाँ अभी वीना मैम आपको शायद याद होगा, जब आपने बीएमएस किया था तो जो संधि था वो कुछ ज्यादा था, आपको याद है? आज के सिलेबस में संधि विच्छेद वगैरह कम हो गया है, शॉर्ट हो गया है। अच्छा। तो अभी हमें कम चीजें पढ़ाई जाती है, मतलब बच्चों को कम पढ़ाई जाती है। वो मैंने जब पढ़ा था 97 में, तो उसमें ये बताया था कि जैसे यहाँ है तथा अपि, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? आद गुणा, तथा अपि, आ और आ हो गया आद गुणा। अपि कौन सा है? इको यणची, हाँ, एकाः स्थाने यण् स्यात्। हाँ तो यह हो गया। हाँ, फिर है कि एचो यवायव, उपादानात्। उपादानत, एचो यवायव से अ हाँ प्लस ओ हो गया, हाँ, नष्ट रक्त एचो यवायव ऐसे। फिर है उपादानात, हाँ आधा तो है और न, आधा तो और न हो गया डबल न। हाँ, हाँ तो ये एक संधि है। फिर है नष्ट नष्ट रक्तवत, अर्थ रक्तवत, नष्ट अर्थव रक्तवत, विधानम रक्तवत नष्ट आर्तव विधानम कर्तव्य। विधानम। हाँ चलिए, मैं एक दिन आप लोगों को संधि भी पढ़ाऊंगा, तो संधि पढ़ाने से ये होगा कि हम लोग को अर्थ एक एक क्लियर क्लियर समझेगा। हाँ तो अभी मैं इसका अर्थ बताता हूँ। कंचन मैडम पूछती है ना कि कैसे अर्थ बताते हैं, तो एक एक संधि से विच्छेद करके समझ लेते हैं। जैसे ये बताए, अभी ये श्लोक की शुरुआत कैसे हुई? ये जो पद्य बताया, गद्य पद्य जो भी है, ये क्या बताया? गद्य मतलब जो हम लोग लाइन की तरह रहता है, पद्य मतलब जो हम लोग गा सकते हैं, तो यहाँ पे संथा दे सकते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत कैसे हुआ है ये गद्य की? दोषेरावृत्त मार्गत्वात्। अब ये मार्गत्वात् है ना, त्वात्, फिर आर्तव, तो और द हो गया। यहाँ पर भी एक संधि है, ये मैं आप लोगों को संधि बताऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा ये क्या हो रहा है। और त और द कैसे होता है, इस पे एक साइंस है संधि विच्छेद का। तो यहाँ दोषरावृत्त मार्गत्वात् है ना, तो इसकी यहाँ पे इन्होंने सेकंड लाइन में क्या बोला है? दोषेर इत्यादि से क्या बताया है? दोषेर इत्यादि का सारांश क्या है? अति प्रवृत्ति लक्षणम आर्तवस्य विकृति में, विकृति मतलब अगर अति प्रवृत्ति हो रही है या फिर आर्तव की विकृति हो रही है, उसका निर्देश बताने के लिए निर्देश्यात अप्रवृत्ति लक्षणम सचिकित्सा निर्देशना। तो वहां पे ये जब विकृति बता रहे हैं, अति प्रवृत्ति या आर्तव की विकृति बता रहे हैं, तो उसमें अप्रवृत्ति लक्षण जब बता रहे हैं, मतलब क्षीण आर्तव है या नष्ट आर्तव है, तो क्या होता है? वह उसकी चिकित्सा और लक्षण, ये लक्षण और चिकित्सा बता रहे हैं, उसका निर्देश किया गया है। अब यहाँ पे नष्टार्तव का पहले बता रहे हैं। नष्टार्तव में क्या होता है कि मेंसेस आ रहे हैं लेकिन मार्ग का अवरोध हो गया है, जिसमें कफ और वायु, वायु और कफ ने आर्तवाहिनी स्रोतों को, आर्तवाहिनियों को रोक दिया है। तो यहाँ अत्र दोषाः कफो वायु, यहाँ पे दोष है कफ और वायु। वात कफोच, वायु और कफ दोनों। न तो पित्तम, पित्त नहीं है यहाँ पे, वायु और कफ ने रोका है। पित्त होता है लेकिन बहुत कम होता है। पित्त वृद्धो तस्याति प्रवृत्ति, जब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो क्या? द्रव गुण बढ़ जाएगा, तो अति प्रवृत्ति होगा, मतलब रक्त प्रदर होगा, अस्रिग्धर होगा। तस्याति प्रवृत्ति वृद्धि और उक्तत्वात्, मतलब उनकी जब वृद्धि हो जाती है पित्त वृद्धि से, प्रदर जैसा होता है, तो ये पहले उक्तत्वात् पहले कह दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है चिकित्सा? जब नष्टार्थव है तो कुलत्थादि वात कफ हर द्रव्य अवचारणत्वाच्च, यहाँ पे कुल्थी आदि द्रव्य लेना है। तो क्या क्या है? तो कुल्थी है, माश है, दही है, तक्र है, सुरा है, मद्य है, और ये सिरका है, ये सब बताया है। जो कफ, वात और कफ को हरने वाले द्रव्य हैं। अवचारणत्वात् च, तो और च मिलकर डबल च बना है। इसमें भी एक संधि विच्छेद है, एक सूत्र है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बाद में। मैं संस्कृत का एक क्लास लूंगा, संधि विच्छेद कैसे करना है और संधि जोड़ना कैसे है वो मैं बताऊंगा। नश्यति इति, नश्यति इति प्रवर्तमानम न दृश्यते। जब यहाँ पे नष्टार्थ बोल रहे हैं कि वो नष्ट हो गया है, तो उनका प्रवर्तमानम न दृश्यते मतलब मेंसेस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो प्रवृत्ति हो रहा है वहां पे।
न तो सर्वथा क्षय आती, वहां पे हमेशा का क्षय नहीं हुआ है, वहां हो रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा है, वजाइनल रूट से दिख नहीं रहा है। और अम्लम कांजिकम, अम्ल खट्टा जो शुक्त कल्पना से कांजी बनता है वो बोला है। मूत्र मतलब गोमूत्र बोला है। उद्वशित अर्धोदकम तक्र, मतलब आधा दही डाल के, पानी डाल के जो मत के तक्र बनाया जाता है वो बताए। शुक्तम चुक्रम, चुक्र कल्पना जो बताइए शुक्त वो बताइए। पुनः उक्ति शंका, शंकाम निरसन क्षीणम इत्यादि, क्षीणम इत्यादि से पुनः जो शंका है उसका निरसन किया गया है। क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होता है कि नष्टार्थव और क्षीणार्थव ये दोनों एक है क्या, तो ऐसा नहीं है। नष्टार्थव में तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्षीणार्थव में मेंसेस आ रहे हैं लेकिन एक दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, और पेनफुल मेंसेस है, और उसमें थोड़ा सा ही निकलता है, और भूख वगैरह नहीं लगती है, बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं जो आप लोग बताएंगे अभी। तो क्षीण सचिकित्सतम अभिहितम, जब क्षीण आर्तव रहता है, कम मात्रा में स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या हितकारी है। तो तत्र आपे उपादान नष्ट रक्तवत, वहां पे जो नष्ट रक्त वत जो चिकित्सा है, नष्टार्थव का विधान किया गया है। जैसे कि मछली देना है, कुल्थी देना है, फिर दही देना है, फिर तक्र देना है, उड़ीद देना है, मांस देना है, ये जो भी बताए वो सब कर्तव्य है, वो करना चाहिए। रक्तम मतलब आर्तव रक्तम, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसके बारे में बताया। अब आप लोग बताइए कंचन मैडम, आपके पास पेशेंट आती हैं, तो नष्टार्थव के पेशेंट कैसे होते हैं और क्षीणार्थव के पेशेंट कैसे होते हैं, थोड़ा इसको इलेबोरेट कर सकते हैं कंचन मैडम। मतलब क्या लक्षण आते हैं, नष्टार्थव के कैसे होते हैं और क्षीणार्थव के कैसे होते हैं। सर मोस्टली मतलब जो नष्टार्थ होता है ना, तो वो जो एक जैसे अमेन्योरिया जैसे बोला गया है कि 30 साल में भी दिखेगा, 35 एज में भी दिखेगा, और जो मतलब लड़कियां होती है 18-19 साल की या 20 साल की, तो उनमें भी ये दिखता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि उनमें बिल्कुल भी आर्तव नहीं आ रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे जो एकदम स्पेसिफिक लक्षण बताया गया है ना, योनि में वेदना होना, ये कंप्लेंट उनकी हमेशा रहती है। और बिल्कुल मतलब उनका वो चाहती है कि नहीं अभी नहीं आएगा, मुझे मतलब नहीं आ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी मानसिकता भी बिगड़ जाती है। वो हर बात पे थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा और पन आ पिछले जाता तो है। 6 महीने नहीं आता है तो उनका वेट भी पुट ऑन होता है, हाँ, आर मार्गमन होके। वेट भी पुट हाँ। डाउन होता है। हाँ, और पिंपल्स भी दिखते हैं, थोड़ा हेयर फॉल भी दिखता है। और वो बेचैन रहती है हमेशा कि उनको, और जो अधोदर है ना, वो हमेशा फूला हुआ लगता है उनको, कैसे लगता है कि ये फूला हुआ है यहाँ से। मतलब उनको हमेशा बोलती रहती है कि मुझे ये हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है, हर महीने के महीने आ जाए तो मुझे अच्छा लगता है। और जो एक अल्पार्तव जो बोला गया है ना, तो उसमें पेशेंट को बहुत सीवियर पेन दिखता है, और बहुत कम आता है, और आएगा तो बहुत कम मात्रा में आता है। मतलब एक आधा पैड होता है, या फिर बोलती है कि नहीं मुझे 5-6 ड्रॉप ही हुआ है। तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं सर, दोनों टाइप के पेशेंट उसमें आते हैं इतना कि पेन होता है कि पेन किलर लेना ही पड़ता है एलोपैथी का। मतलब पूरा जी। थाई रीजन में लो बैक पेन, हेडेक होता है, मूड स्विंग होता है, खाना नहीं खाया जाता है, क्षीणार्थों में ऐसे लक्षण होते हैं। तो और मतलब ऐसे पेट पकड़ के वो उनको मतलब ऐसे नीचे जमीन पे लेटती है। वो बहुत बहुत सारी फीमेल्स तो ऐसे बोलती है कि मैं पेट पकड़ के पूरे दिन वो लेटती रहती है, कोई तो भी एक पेन किलर खा के ही मुझे अच्छा लगता है। मतलब उनका ये ऐसे रहता है कि मुझे कुछ तो को खाना है, या फिर पेट पे कुछ लगाना है, ऐसे गरम चीज, जैसे कुछ गरम बैग वगैरह लगाती है। और बहुत ही अच्छा बता रहे हो सर आप, सच में बहुत काम वाली चीज है हम लोगों के लिए। जी, अभी वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, आपसे 1 मिनट बात करना है। वैद्य शशि तिवारी मैडम, हाँ जी सर, आपने गुड जो, इवनिंग सर। नमस्ते मैडम, आपने जो लंप ऑफ ब्रेस्ट ऐसा फोटो भेजा, उसमें ऐसा हम्म। क्षीणार्थव, नष्टार्थव, वेगावरोध ऐसे कुछ हिस्ट्री था क्या। सर अभी ये जो पेशेंट है एक्चुअली किसी ने मुझे भेजा है, तो मुझे लगा तो ये कि हुआ क्या कि उनको पहले ब्रेस्ट में लंप था, उसका 2 साल से वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो मैंने अभी उनको बोला है, जिसके थ्रू ये मेरे पास आई है, कि मुझे प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री चाहिए। अगर वो पेशेंट से बात कराते तो ठीक है, अदरवाइज वो आया है तो मैं उनसे बात तो पूरा करूंगी। मैंने बोल भी दिया है कि मुझे पीरियड की डिटेल हिस्ट्री चाहिए, क्योंकि पीरियड में कोई इशू होता है तभी ब्रेस्ट में इशू आता है। तो अभी इसकी जैसे ही आ जाएगी पूरी डिटेल, तब मैं बाद में बात करूंगी, बट कंडीशन इसकी काफी खराब लग रही है जो तो दिख देखिए रहा है यहाँ उसके। पे हेतु और सारा संप्राप्ति आपको इधर ही मिल गया। आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा कि वो लंप आया क्यों। या तो रसवस्त्रोतस की दृष्टि है, रसास्तन्यम, रस से स्तन्य बनता है, तो रसवस्त्रोतस की दृष्टि है, इसलिए स्तन्यवस्त्रोतस में दृष्टि है।
या तो वो रास्ता है, या फिर आर्तव दुष्ट है इसलिए हो रहा है, या पुरुषव है तो मल का और वायु का अवरोध होके फिर वो आर्तव को ऊपर लेके जाके और लंप हो रहा है। मतलब नीचे से है या ऊपर से, कुछ ना कुछ तो है, ग्रहणी दृष्टि तो है। हाँ जी सर, वो मुझे डिटेल जैसे मिलेगा तब फिर मैं वो करूंगी। हाँ मैंने उनको बोल दिया है कि मुझे डिटेल प्रोवाइड करिए, हाँ। उसके अभी बाद या तो आपकी patient से जगह बात एलोपैथी के करेंगे। डॉक्टर जी होते तो वो क्या बोलते? आपकी जगह एलोपैथी के डॉक्टर या उस माइंडसेट के लोग होते तो क्या बोलते? लंप है उसको डिजोल्व करने का दवाई देंगे, तो क्या देते? कांचनार गुग्गुल, ये गुग्गुल वो गुग्गुल, बस ऐसे ही सोचा। नहीं सर, और संप्राप्ति तो समझना चाहिए ना कि क्या हुआ है। हाँ सर, वो तो हेतु निकाले बगैर तो काम ही नहीं होगा। जी सर, थैंक यू सर। चलिए आप 25 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं? सर आपको नहीं दिख रहा? बोलू क्या? एक बोलू क्या सर? हाँ बोलिए। अच्छा वीना मैम आप बोल रही हैं, बोलिए मैम। अनार्तव और अल्पार्तव, अनार्तव और नष्टार्तव, ये शीर्णार्तव। दोनों की चिकित्सा एक ही प्रकार की बता दिए है ना? हाँ शीर्णार्तव और नष्टार्तव, नष्टार्तव, हाँ एमेनोरिया और स्कैंटीमेंसिस हाँ, ओके, इतना और ही बोलूँ। डिस्मेनोरिया। हाँ जी। चलिए मोनिका मैडम आप पढ़ेंगी, शशि मैम को शायद दिख नहीं रहा। मोनिका मैडम आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकते हैं, या कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। 25 नंबर का श्लोक, एक ही श्लोक पढ़ेंगे फिर मैं रुकेंगे। पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। अच्छा एवं अदुष्ट शुक्र शुद्ध आर्तवाचा, इस प्रकार शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव होता है। विमर्श, यहाँ शुद्ध आर्तवाच है, इसके बाद भवती का अध्यार करना चाहिए। इस प्रकार के पुरुष और स्त्री ऊर्जा उत्पादन के लिए समर्थ होते हैं। जैसे उत्तम क्षेत्र और बीज अनुकूल ऋतु और जल के संपर्क से अंकुर उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध शुक्र वाला पुरुष और शुद्ध आर्तव वाली स्त्री उत्तम संतान उत्पन्न कर सकती है। हाँ अभी 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सॉरी ये नवीन सर ने सेटिंग कुछ किया था जिससे अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। हाँ अभी देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान में कि 5 अवयव वाक्य क्या होते हैं? हेतु, प्रतिज्ञा, उपनय, निगमन, ऐसे कुछ होता है ना 5 चीज। तो यहाँ हाँ पे जी पहले उन्होंने आर्तव और शुक्र के बारे में बताया, फिर दुष्टि बताया, और अंत में वो जो हाइपोथेटिकल वो था वर्ड था उसका प्रूफ कर दिया कि शुद्ध, मतलब अगर शुद्ध शुक्र है और आर्तव है, वही आर्तव प्रजा स्थापन में सबसे योग्य होता है। ये उन्होंने कंक्लूड कर दिया ये चीज से। चलिए तो मोनिका मैडम आप अनम्यूट कर पा रही हैं तो टीका पढ़ेंगी 3 लाइन का, मजा आएगा आपको पढ़ के, दलहन की टीका। मोनिका मैडम आप तक मेरी आवाज जा रही है? शायद मोनिका मैडम तक नहीं जा रही है। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? सर, हाँ सर, 24 का है 25 का है, ये तो पूरा दिख नहीं रहा है। ये आगे पीछे आ रहा है ये, मतलब दोनों टीकाओं में आगे पीछे आ रहा है। समभी हितम, ये यहाँ से है और प्रकरण ऊपर भी प्रयोजन, होते हैं। प्रकरण प्रयोज्यम ऐसे पढ़िए। देखिए फिर से म्यूट हो गया, फिर से अनम्यूट करिए। पढ़िए पढ़िए, अनम्यूट हो पा रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जी सर, वो तो प्रकरण प्रयोजन मुपसहरन्नाः एवमित्यादि एव पूर्वोक्तेन प्रकारेण अदुष्ट शुक्रः पुरुषः शुद्धार्तवः च स्त्री भवतीत्यात्राध्याहरः। जी इसका मतलब ये है कि श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है? एवं से हुई है। यहाँ पे जब ये अर्थ बताते हैं उसका तो एवं इत्यादि से क्या बताए? समरी बता रहे हैं। प्रकरण प्रयोजन उपसंहरण आह, मतलब पहले उन्होंने प्रकरण बताया। प्रकरण क्या है? कि शुद्ध आर्तव शुद्ध शुक्र। प्रयोजन क्या है? हम लोग क्या चीज कर रहे हैं? आर्तव और शुक्र के बारे में चर्चा करके कैसे दुष्टि होती है, 8 प्रकार की दुष्टि बताई उन्होंने कि 8 के शुक्र दुष्टि करने के 8 कारण होते हैं, उसकी चिकित्सा बताई। आर्तव के शुद्ध आर्तव कैसा होता है, फिर उसका दुष्टि के 8 कारण होते हैं, उसकी चिकित्सा बताई। ये होने के बाद उपसंहार मतलब समरी बता रहे हैं। एवं इत्यादि से समरी बता रहे हैं। मतलब बता रहे हैं। एवं पूर्वोक्तेन प्रकारेण, इस तरह से पूर्व में जो उन्होंने कहा है प्रकार से, अदुष्ट शुक्र पुरुष, जिसका दुष्ट नहीं है शुक्र, मतलब साफ सुथरा है, शुद्ध है शुक्र, शुद्धार्थवाच स्त्री,
आर्तव भी उसका शुद्ध है, ऐसी स्त्री है। भवती इत्यत्र, वह उनको ही अध्याहार, उनका ही प्रजास्थापन होता है। ये इसका उपसंहार है, समरी है। ठीक है। अब आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो रजस्वला परिचर्या। रजस्वला परिचर्या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको बोलना चाहिए और इस पे रिसर्च करना चाहिए कि अंधविश्वास कुछ भी नहीं है, सब चीज सही सही बताए। कौन पढ़ना चाहेगा रजस्वला परिचर्या? पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए आप। ये है ऋतौ प्रथम दिवसात प्रवृत्ति ब्रह्मचारिणी दिवा स्वप्न अंजन अश्रुपात स्नान अनुलेपन अभ्यंग नखच्छेदन प्रधावन सहसन कथा नाति शब्द श्रवण अवलेखन अनिल यासान परिहरेत। कितना ये सब सारी आपने संधि विच्छेद किया मैम, सच में बहुत अच्छा। एक एक शब्द को आप अर्थ समझ के पढ़ रही हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। किम कारणम दिवा स्वपन्त्याः स्वापशीलः अंजनादन्धः रोदनाद अतिकृत दृष्टिः स्नानान अनुलेपनाद दुःखशीलः तैल अभ्यंग्यात् कुष्ठी नख अपकर्तनात् कुंखी प्रधावनात् चंचलः हसनात् च याव दंतोष्ठ तालु जीव प्रलापी च अति कथनाद अति शब्द श्रवणाद बधिरः अवलेखनाद खलतीह मारुत आयास सेवनाद उन्मत्तौ गर्भो भवति इति एवं एतान परिहरेत। अब देखिए इन्होंने रजस्वला परिचर्या बताई है और हर चीज का साइंटिफिक रीजन बताया है कि ये चीज नहीं पालन किया तो शरीर में क्या बात का प्रकोप होके अवयवों को क्या दुष्परिणाम होगा, जो भी अपने प्रेशर पॉइंट है या मर्म पॉइंट है उसमें इफेक्ट होगा और क्या विकृति आएगी ये भी बताया। देखिए आप मैम, आप पढ़िए और अर्थ समझ के ऐसे समझाइएगा भी। जी पढ़िए मैम। जी सर। तो इसमें दे रखा है ऋतुकाल में वर्ज। ऋतुकाल में पहले दिन से ही ब्रह्मचारिणी होकर के दिन में सोना, आंख में अंजन करना, रोना, स्नान, चंदन आदि का शरीर पर अनुलेपन, तेल का अभ्यंग, नखों का काटना, दौड़ना, हंसना, बोलना, बहुत ऊंचे शब्द का सुनना, अवलेखन मतलब सिर में कंघी करना, वायु सेवन करना इत्यादि कर्मों को त्याग देना चाहिए। क्यों क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वहां पे तो बोल रहे हैं सैनिटरी पैड लगा के आप टेनिस खेलो, एलोपैथी वो सर बेवकूफी है। हाँ। क्योंकि दिन में सोने से बच्चा निद्रालु होगा, बच्चा अंजन नहीं, ये स्त्री ही होगी अभी तो स्त्री अच्छा की बात हो रही है। हाँ क्योंकि दिन में सोने से बच्चा लिखा है सर। अच्छा बच्चा, ठीक है। क्योंकि दिन में सोने से बच्चा निद्रालु, अंजन करने से अंधा, रोने से विकृत दृष्टि वाला, स्नान या उपटन करने से दुखी, तैल मर्दन से कोढ़ी, नखों को काटने से बुरे नख वाला, दौड़ने से बच्चा चंचल होता है, हंसने से दांत ओष्ठ तालु और जीवा ये सब काले होते हैं, अधिक बोलने से बच्चा बकवादी होता है, उच्च शब्द सुनने से बधिर, केस सम्मार्जन से खलवाट दैट इज गंजा, वायु सेवन और परिश्रम से गर्भ स्थित बालक उन्मत्त होता है, इसलिए उपनिर्दिष्ट बातें छोड़ देनी चाहिए। तो जी ये सर। रजस वाला परिचर्या बताया कि ऋतुकाल का मतलब यहाँ पे क्या है? गर्भिणी परिचर्या बताया है कि ये तो अब लिखा ऋतुकाल में है है ना रजस वाला परिचर्या? हाँ जी सर। पीरियड रहेगा फिर, क्या? ओवुलेशन पीरियड रहेगा ये। हाँ अंजना मैडम, आप इस शंका का निरसन करिए कि ये क्या बताया, रजत वाला परिचर्या ही बताया ना कि अगर स्त्री वैसा कर रही है तो उसके शरीर में विकृति आ रही है, तो जो बच्चा गर्भ धारण होके होगा उसको भी विकृति आई क्योंकि वात का प्रकोप हुआ ही है उसके शरीर में, यही बताया शायद। जी सर। जी चलिए उसमें उन्होंने पूरा अभी और आगे पढ़ेंगे, तो अभी इसमें रजस्वलाचर्या के बारे में जो क्या किस तरह से खान पान होना चाहिए उसका डिटेल अभी आगे मिलेगा और श्लोकों में है। जी यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि अपथ्य का सेवन जिस तरह से करेगी तो उसका पूरा प्रभाव आगे आने वाले संतति में देखने को मिल सकता है। जी। अब पता चला कि बच्चे गंजे क्यों पैदा हो रहे हैं, वो कंघी बहुत जोर जोर से कर किया जाता है। हेडफोन लगा के बच्चियां रजस वाला परिचर्या में और हेडफोन लगा के गाने सुनती है जोर जोर से, इसलिए बच्चों को सुनाई कम दे रहा है। अब समझ आया।
जी चलिए विमर्श पढ़िए मैडम। जी सर। विमर्श में लिखा है, ऋतुकाल गर्भधारण योग्य काल को कहते हैं। वृद्ध वाग्भट ने लिखा है, ऋतस्तु दृष्ट आर्तो द्वादश रात्रम भवति षोडश रात्रम इति अन्यते शुद्ध योनि गर्भाशय आर्तवाया मासम अपि केचित् तद तद्वद दृष्ट आर्तवो अपि अपि अत्यस्ति अतपरे ऋतुकाल आर्तव के बाद 12 दिन का होता है। किसी के मत में 16 दिन है। कोई कहते हैं कि योनि गर्भाशय आर्तव शुद्ध हो तो 1 महीने तक भी हो सकता है। उसी प्रकार कतिपय स्थितियों में अदृष्ट आर्तव होने को भी ऋतुकाल मानते हैं। इसमें मत अंतर है। ऋतुकाल कोई बोल रहे हैं कि मेंसेस आने के बाद का टाइम, कोई बोल रहे हैं ओवुलेशन का टाइम, अलग अलग ये इन्होंने मत है। जब ये वृद्ध वाग्भट ने लिखा है योग्य काल, जब बता रहे हैं गर्भधारण के योग्य काल, उसको ऋतुकाल बोला है। तो ऋतु दृष्टार्थवो, ऋतु मतलब दृष्टार्थव होता है। उसके बाद द्वादश रात्रम भवति 12 दिन तक, षोडश रात्रम इत्यन्ये, कुछ लोग 16 दिन तक बोलते हैं। शुद्ध गर्भाशय आर्तवाया मासोपी केचित, आर्तव की मतलब गर्भाशय में से जब आर्तव निकलने के बाद 1 महीने तक भी कुछ लोग बोलते हैं। तद्वत दृष्टार्थवयो अपि अस्ति परे, मतलब ये दृष्ट आर्तव के बाद, मतलब मेंसेस आने के बाद के टाइम को ये बोलते हैं ऋतुकाल। आर्तव के बाद 12 दिन का होता है। किसी के मत में 16 दिन है। कोई कहते हैं योनि गर्भाशय और आर्तव शुद्ध हो तो 1 महीने तक भी हो सकता है। उसी प्रकार कतिपय स्थितियों में अदृष्ट आर्तव को भी ऋतुकाल मानते हैं। तो मतलब मेंसेस जाने के बाद ऋतुकाल जब है या फिर ओवुलेशन का टाइम है, उस टाइम पे ये चीजें नहीं करना चाहिए अति मात्रा में। ये सब चीजें बताइए। रजस वाला परिचर्या का नहीं है, वो आ गया है। ऋतुकाल के नियम पढ़िए। ऋतुकाल में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे को। हाँ, ये जो बोल रहे हैं इसमें लग रहा है कि पीरियड के बाद का टाइम हो गया। हाँ फिर ये पढ़ो ना। हाँ ये पढ़िए। अब मैम ये एक्चुअली रजस क्या वाला है, ये परिचर्या वर्ज है, ये वर्ज है, ऋतुकाल में वर्ज है। हर ऋतु स्त्री जो भी है उसको इतनी सब चीजें वर्जित है। पहले तो लोग बिल्कुल ही साइलेंट रहते थे, 3 दिन 5 दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं करते थे, तो वो स्वस्थ रहते थे। और अभी सब कुछ चलता है, जो वर्ज है अपथ्य है उसको पालन कर रहे हैं, इसलिए इतनी सारी बीमारियां भी हैं महिलाओं को। जी। अब ये ऋतुकाल है, ये रजस वाला परिचर्या है अभी जो आ रहे हैं। पढ़िए मैम, शशि मैम, इसमें जी पता सर। दर्भ संस्तर शाइनी करतल शराव पर्णानि अन्यतम भोजनिम हविष्यम त्रयम च भर्तृ संरक्षेत ततः शुद्ध स्नाताम चतुर्थे अहन्य हत वासाम समलंकृतां कृतमंगल स्वस्तिवाचनाम भर्तारम दर्शयेत। तो मतलब इस पति हिसाब से को देखना है। पीरियड कॉल बोल रहे हैं। इतना नियम है कि पति को भी नहीं देखना है, दूसरे लोग को तो देखना ही नहीं है। लेकिन आजकल टीवी में तो सब बॉलीवुड स्टार्स को देखते हैं, सलमान खान को देखते हैं, अमिताभ बच्चन को देखते हैं। इन्होंने कितना नियम बताया कि पति को भी नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है। जी सर। तो इन्होंने लिखा है दर्भ मतलब कुश के बिछौने पर सोने के लिए। जी तो पुराने टाइम में लेडीज इसको फॉलो तो करती थी कुछ चीजों को। जी ये है खली हाथ मृत पात्र या पत्तों पर हविष अन्न भोजन करने वाली स्त्री को 3 दिन तक पति से अलग रखना चाहिए। तत्पश्चात चौथे दिन स्नान द्वारा शुद्ध होकर अच्छे कपड़े पहनाकर आभूषणादि द्वारा विभूषित तथा मंगल पाठ और स्वस्ति वाचन कराकर पति का दर्शन कराना चाहिए। विमर्श। चारपाई पर न सोवे तथा घी दूध और भात अन्न सेवन करें। बाद शुद्धा यानी पुराना शोधित निकलने के बाद स्नान की हुई ऐसी स्त्री को पति का दर्शन करना चाहिए। कहा भी है नवे ऋतो तनो पा संजाते विगते जीर्ण शोणिते नारी भवति संशुद्धा पुंसाम उपसृज्यते तदा इति तत्कस्य हेतु। वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अच्छा, तो इनके मतानुसार कहीं तो लिखा है कि 5 दिन मेंसेस आता है, यहाँ पे तो बोल रहे हैं 3 दिन तक मेंसेस आता है, चौथे दिन स्नान करा देना है, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ सर मनीष। अलग अलग जगह है, जैसे पूजा पाठ के लिए तो बोलते हैं कि 8वें दिन, सब जगह अपना अलग अलग सिस्टम है। जी मनीषा मैडम क्या बोल रही है?
सर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, कई लोगों को 3 दिन का ही ऋतुकाल रहता है, तो चौथे दिन स्नान आदि करके वो प्रवेश कर लेते हैं रसोई में। जी और कई लोगों को 5 दिन होता है तो वो छठे सातवें दिन प्रवेश करते हैं। जैसे जी। चौथे दिन का कई जगह पुराणों में भी दिया हुआ है। जी और सर। ऐसा भी लिखा है ना पुराणों में कि पहला दिन मेंसेज आ रहे तो स्त्री शुद्रा होती है, फिर धोबिन होती जी है, ऐसे 3 चीज बोला है कि वो रहती है, इसलिए जी। उनको छूना भी नहीं चाहिए, उनका छुआ खाना भी नहीं चाहिए, उनको अलग रहना चाहिए, उस टाइम पे पूरा सर रेस्ट करना चाहिए। कितने अच्छे से पथ्य को भी बताया गया है कि दूध भात और इनका सब घी का सेवन करना एकदम बहुत अच्छे से पथ्य का पालन भी किया गया है इसमें। हाँ, उस टाइम में पहले के जमाने में छुआ भी नहीं जाता, टच भी नहीं करना है उनको, मतलब उनको एकदम इन्फेक्शन से दूर रखना है। कंप्लीट रेस्ट मिल जाता था उनको, शरीर जी अपने आप सब सिस्टम को ठीक कर ले, कोई हार्मोन्स के डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं होते थे। हाँ, जी। फिर पीसीओडी फाइब्रॉइड वगैरह नहीं होता था पहले। जी चलिए, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग इस पे सोचिए, कल हम लोग इसकी टीका पढ़ेंगे। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।